नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आपको जो पहले चैप्टर पढ़ाया था कंपनी का शासन, है ना। तो कंपनी के शासन के अंतर्गत मैंने आपको विभिन्न प्रकार के उसमें जो एक्ट आए थे, है ना, उनके बारे में बताया था। जैसे 1773 से स्टार्ट किए थे अपन 1853 तक, है ना। तो 1853 तक जो है कंपनी का शासन चलता है। उसके बाद जो है स्टार्टिंग होता है ताज का शासन। तो ताज के शासन के अंतर्गत जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा, 1909 के अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको 1909 वाला, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है आपसे पूछे 1919 के अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर हो सकता है 1935 के अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर हो सकता है 1947 की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं ताज का शासन। तो ताज का शासन स्टार्ट होता है 1858 से, 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है। ताज का शासन इसको इसी कारण कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है कौन सा शासन चलता था, कंपनी का। तो कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है इसमें, और उसमें क्राउन का शासन आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, है ना, उसके बाद जो है 1858 जो वो रहता है भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी यहाँ के जो कंपनी रेगुलेट करते थे वो समाप्त हो जाती है और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश के हाथों से वहां पे इसका संचालन होता है, ठीक है। तो इसमें आप पहला पॉइंट लिखना है, इसमें लिखना पहला पॉइंट आपका, है ना। इसमें लिखना कंपनी का शासन समाप्त। कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है इसमें, ठीक है। कंपनी का शासन इसमें समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें दूसरा पॉइंट लिखना आप लोग कि इसमें लिखना कि इसमें ये आप लिखना कि इसको जो है भारत शासन का जो है इसको बोलते हैं भारत शासन में क्या हो जाता है, क्राउन का शासन आ जाता है ना। भारत शासन में क्राउन का शासन आ जाता है, क्राउन का शासन आ जाता है। मतलब ये है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, यहाँ पे एक सचिव का पद वो निर्मित किया जाता है, और वो जो सचिव का पद होता है वो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में, अधीन में काम करता है, ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। तो इसमें जो है सचिव का पद सृजन होता है, सचिव का पद सृजन होता है, ठीक है। और सचिव की सहायता के लिए इसमें जो है सचिव की सहायता के लिए इसमें जो है 13 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है इनकी सहायता के लिए, है ना। 13 सदस्य इनकी सहायता के लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है पहले क्या होता था, डायरेक्ट इसमें कंपनी रूल करती थी, लेकिन कंपनी के जगह क्या कर दिए हैं, भारत सचिव का पद निर्मित किए हैं। और ये जो सचिव का पद है वो किसके अधीन काम करता था, ब्रिटिश शासन के अधीन काम करता था, ठीक है। तो इस तरह से, और इसमें जो है पांचों पॉइंट आप लिखना, वायसराय का पद, जो पहले वायसराय पद था ना, उसका यहाँ पर सृजन होता है, किसका, वायसराय का, वायसराय, ठीक है। और प्रथम वायसराय किसको बनाता है, जैसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग को किया गया था, ठीक है। तो किसको बना देते हैं, कैनिंग। अब देखो आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको पांच पॉइंट बता दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम एक्ट, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858। तो इसमें आपके 3 पॉइंट हो गए। कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, भारत में क्राउन का शासन स्टार्ट हो जाता है, और सचिव का पद सृजन होता है जो ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में काम करता है। और दूसरा है इसके सचिव की सहायता के लिए 13 सदस्यीय पद का गठन किया जाता है, और वायसराय पद का सृजन किया जाता है। और प्रथम वायसराय किसको बनाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है प्रथम वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद जो है 1861 अधिनियम आता है, इसमें संशोधन किया जाता है और इसमें 1861 अधिनियम लाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं, भारत
परिषद अधिनियम। 1861 को कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है, इसमें जो विधान परिषद बनाया जाता है, विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाती है। मतलब इसमें क्या है कि पहले ओनली इसमें क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, तो इसमें कुछ भारतीयों को शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें हो जाता है, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश। ठीक है, तो 1861 में आप दो चीज याद रखना है ना, कि इसमें भारत परिषद अधिनियम बनाया जाता है, इसमें भारतीयों की नियुक्ति की जाती है, और दूसरा इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इसमें आप 2 पॉइंट हमेशा याद रखना। उसके बाद आ जाता है 1919 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1909। इसी को बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें भी देखो, इसमें भारत परिषद बनाया गया था, तो इसमें भी भारत परिषद जो बनाया गया था उसका विस्तार किया जाता है, और इसमें भी अधिक से अधिक भारतीयों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाता है, और वो अलग अलग मत देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और दूसरा, और इसमें बजट पर 1909 में बजट पर पहली बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। बजट में आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, और निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें आप हमेशा याद रखना, 1909 में 3 पॉइंट याद रखना एग्जाम की दृष्टि से, कि पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, 1909 अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप जो है हमेशा 3 पॉइंट में पूछा गया था, तो हमेशा एक पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट कि इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि मार्ले कौन था, वहां का वायसराय था, और मिंटो कौन थे, वहां पे सचिव थे। ठीक है, इसी कारण उसका नाम मार्ले मिंटो रखा गया है। ठीक है, और इसमें मार्ले मिंटो याद रखना आप लोग। ठीक है, और दूसरा इसमें आप याद रखना कौन सा, इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, पृथक निर्वाचन की। और ठीक है, और विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और तीसरा मार्ले मिंटो पृथक निर्वाचन व्यवस्था, विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्ति। ठीक है, और लास्ट है बजट पर प्रश्न पूछना, बजट पर प्रश्न पूछना, बजट पर। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट आप हमेशा याद रखना। मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, विधान परिषद में भारतीयों की नियुक्तियों को वृद्धि की गई है, और लास्ट है बजट पर प्रश्न पूछने की अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें संशोधन किया जाता है और 1919 अधिनियम लाया जाता है। इसको कहा जाता है, लिख लो आप लोग, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, और इसी कारण इसमें जो है, अब इसकी भी विशेषताएं आपसे पूछ सकता है कि 1919 के अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जैसे क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, कि 1919 के अधिनियम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप जो है इसमें आप हमेशा 3 पॉइंट याद रखना, है ना। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। आप लिख लो, पेन कॉपी उठाओ और इसमें लिख लो कि 1919 अधिनियम की विशेषताओं लिखिए। तो पहला पॉइंट आप लिखना, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखना, इसमें वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था आरंभ होती है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना, वैध शासन प्रणाली आरंभ होता है। ठीक है, और इसमें जो एक और पॉइंट लिखना, इसमें द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। कौन सी, द्विसदनी। तो द्विसदनी में कौन सा, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया, इसको विस्तार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपके 1919 अधिनियम आता है। ठीक, अब जो है हम पढ़ेंगे 1935 का अधिनियम। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंस कौन सा है, 1909, 1919 और 1935 और 1947। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे 1935 अधिनियम। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम को विस्तार से समझाइए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो 1935 के अधिनियम में हम लोग पढ़ेंगे पहला। ठीक है, इसमें आया हुआ है कि 1935 के अधिनियम को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले 1935 अधिनियम क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें आप हमेशा